नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि उस देश की यह घटना है जिस देश में देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति एक महिला है, जिस देश में फाइटर जेट का परिचालन आज लड़कियां कर रही है, सेना में ऑफिसर रैंक पर लड़कियां जा रही है, यूपीएससी जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा है उसमें पिछले कई वर्षों से टॉपर्स लड़कियां ही हो रही है, उस समाज में आज भी बहुत सारी लड़कियां जो है दहेज की वजह से आत्महत्या कर रही हैं या उनका क्रूरतापूर्वक हत्या कर दिया जाता है। यदि मैं ये सारे बातें कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है। हाल ही में एक घटना केरल से संबंधित है। केरल में पहले भी इसको लेकर के कई घटनाएं देखी गई दहेज से संबंधित, और बहुत बड़ा एक सामाजिक मुद्दा बना ये। केरल क्यों चर्चा में आया, इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, केरल जो है भारत का सबसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट का स्टेट कहा जाता है। यानी कि केरल में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का स्तर काफी अधिक है, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं हैं, वहां के लोग अधिक जागरूक हैं, और एक जो कंपोजिट कल्चर वाली फिलॉसफी हम कहते हैं ना, दरअसल केरल के समाज ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से वहां दहेज को लेकर के उत्पीड़न वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यदि बात करूं तो 19 डेथ पर डे हो रहा है, यह दहेज के मामले से संबंधित है, और पूरे साल में देखें तो 7,000 महिलाएं जो है उनकी मृत्यु कर दी जाती है या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है। ये सारे मामले केवल और केवल दहेज से संबंधित है। तो आप समझना होगा कि दहेज, इसके पीछे क्या सामाजिक कुरीतियां हैं, लोगों का क्या माइंडसेट हो गया है, समाज कैसे इसको बढ़ावा दे रहा है दहेज को, साथ ही सरकार क्यों नहीं इसको लगाम लगा पा रही है, सरकार ने क्या सरकारी प्रयास किए हैं, इससे संबंधित नियम कानून क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह जो आपका जो टॉपिक है यह पेपर 2 में सोशल जस्टिस सेगमेंट है, वहां जाके जुड़ेगा, साथ ही इथिक्स वगैरह में काम आएगा और ऐसे राइटिंग में भी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। इस तरह के प्रश्न जो है ज्वलंत सामाजिक मुद्दे से, वह यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाता है इंटरव्यू में भी। इसीलिए इस मुद्दे को बेहद संवेदनशीलता के साथ आप देखिए, समझिए, और कुछ कानून इसमें शामिल किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप पेन लेकर के बैठिए, नोट्स लेके बैठिए, कुछ नोट्स भी आपको आज प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स का एक प्रश्न इसमें दिया गया है, इसीलिए आपको पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अंत में आपसे मैं प्रश्न सॉल्व भी करवाऊंगा। चलिए टॉपिक को देखते हैं। केरल में दहेज की मांग को लेकर के आत्महत्या का मामला आया है। यानी कि एक लड़की को इतना उत्पीड़ित किया गया, इस तरह से उसे उकसाया गया कि अंततः वह सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। मामला क्या था, देखिए 4 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक महिला डॉक्टर है जिसका नाम जो है सुहाना है, पीजी डॉक्टर है दरअसल वह, उसका एक व्यक्ति से लव अफेयर होता है। ठीक है, वह व्यक्ति, वह लड़का जो है वही प्रपोज भी इन्हें करता है, घर वाले मान भी जाते हैं रिश्ते के लिए, शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। इसके बाद अचानक से क्या होता है कि वह लड़का जो खुद भी डॉक्टर है वहां पे, ठीक है, और बड़े पद पे है, वह लड़का और उसके परिवार के लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि उस लड़के के पिताजी दबाव डालते हैं कि लड़की के पक्ष से दहेज की मांग की जाए, और दहेज की मांग की भी थोड़ी बहुत नहीं, भारी भरकम दहेज की मांग की जाती है। यदि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मांगा गया दहेज में तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। 150 सोने के सिक्के मांगे गए, इसके अलावा 15 एकड़ जमीन मांगा गया, 15 एकर्स लैंड, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, और एक BMW कार भी मांगा गया। तो इतना दबाव जो है लड़की वाले पक्ष नहीं झेल सकते थे, लगातार इस तरह की बातें की गई। अब होता क्या है कि जब अरेंज मैरिज कई बार होता है तो कई बार तो ये सब चीजें चल जाती है, लेकिन लव मैरिज में दहेज की बात हो जाए, यह उस लड़की ने भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के से उसे प्रेम है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ करके जा रही है उसके यहां, उसी लड़के ने प्रपोज किया, उसके लिए अपने घर वालों से वो लड़ गई, वही लड़का आगे चल के इस तरह की स्थिति कर देगा। इसके बाद लगातार लड़की पक्ष पर दबाव बनता गया। शादी तय हो चुकी थी, डेट तय हो चुका था, लेकिन लड़का जो है शादी करने से इनकार करने लगा। दबाव में आकर के, लोक लाज के दबाव में आकर के, सामाजिक दबाव में आके लड़की को यह लगा कि अब अपने फ्रेंड से क्या मुंह दिखाएगी, क्लासमेट से क्या बात करेगी,
रिलेटिव्स को कैसे फेस करेगी, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं समाज में, उसके पिता की पगड़ी उछलेगी, इन सभी दबाव को वह झेल नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर लिया। उसने अपने जान को लेना ही जरूर उचित समझा। तो यही मसला यहां पर अब उभर के सामने आया है। यहां पर देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 ये सबसे पहले लाया गया था। आज इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद, इस ठोस कानून के होने के बावजूद भी समाज में खुले तौर पे दहेज लिया जाता है और दिया भी जाता है। यही दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत ये जो डॉक्टर लड़का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जिस पद पे था उस पद से तुरंत इसे हटा दिया गया है और इस पर जो आरोप लगा है, चूंकि यह जो अधिनियम है यह आत्महत्या के लिए उकसाते अगर आप हैं किसी को, तो उसके लिए इसके तहत कार्रवाई की जाती है। यह इसका मंगेतर था और इसे अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हो गए हैं। देखिए, पहले भी जैसा मैंने कहा, केरल में इससे पहले भी इस तरह के केसेज आए हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री इस बात की संज्ञान ले चुके हैं, यानी कि मामला जो है इस लेवल तक बढ़ गया है। और केरल के समाज को लेकर के मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट का समाज है, उस समाज को लेकर के यह बातें नहीं की जाती। यदि यह घटना केरल जैसे शिक्षित समाज में हो, तो उत्तर भारत में जो कुछ समाज हैं जहां पर शिक्षा का दर जो है काफी कम है, फिर उस समाज से किस तरह की आप सोच रखेंगे, किस तरह की घटनाएं वहां होगी, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। केरल में दहेज की समस्या को लेकर के मैंने जैसा कहा कि लगातार आंकड़े कुछ अजीब तरह के व्याख्यान कर रहे हैं। जरा आंकड़ों को देखते हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, देखिए ये केरल के संबंध में सिर्फ बातें कही गई है। इसके अनुसार जो है वर्ष 2023 में केवल अक्टूबर तक का आंकड़ा यदि हम देख लेते हैं, तो दहेज से संबंधित हत्या के 7 मामले आ चुके हैं। पति रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित मामलों की संख्या जो है 3997 तक पहुंच चुका है। वर्ष 2016 से 2020 तक, यदि ये 4-5 साल का देख लेते हैं आंकड़ा, तो 2016 से 2020 तक दहेज उत्पीड़न के मामले जो हैं 13,678 आए हैं। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प आंकड़ा आपको और देखने को मिलेगा। एक तो अपने आप में ही यह आंकड़ा जो बहुत ज्यादा है। देखिए, कई बार आंकड़े जब आप देखते हैं ना, तो आप आम नागरिक की तरह से मत देखिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह इसे समझने का कोशिश कीजिए। ये वही आंकड़े हैं जिस पर एफआईआर हुआ है, जिसको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारा मुद्दा ऐसा हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का मामला ऐसा हो सकता है, महिलाएं वहां तक पहुंची हो थाना तक, या थाना तक पहुंच भी नहीं पाई हो, और पहुंची हो तो एफआईआर हुआ ही नहीं हो। तो ये जो है पुलिस का रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है। बल्कि ऐसा माना जाता है कि सरकार के पास जो रिकॉर्ड होता है, कोई भी मामला उससे कई गुना अधिक हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं सरकार का ये मामला जो है, यहां पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये चीज कह रही है 13,678 केवल दहेज से मामले संबंधित आए हैं, और ये 2016 से 2020 तक की केवल बात है। अगर इतना भी आंकड़ा है तब भी अपने आप में ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद चौंकाने वाली बात एक और है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इतना अधिक मामला केस दर्ज किया गया है, लेकिन सजा की दर अगर आप देखेंगे तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि इस मामले में बहुत कम मुद्दे पर अभी तक सुनवाई हुई है और पूरी तरह से सजा सुनाई गई है। जो आंकड़ा है वह केवल 245 ही है, यानी कि मामला आया है 13,678, और जरा सोचिए कि जो सजा सुनाई गई है वह उंगली पे गिनने जैसा है, 245 मामले। अब इसमें क्या होगा, जैसा मैंने कहा था आपको यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सोचना है। जब यहां पर मामले एक तो दर्ज कम हो रहे हैं, मामले जो दर्ज हो रहे हैं, लंबी सुनवाई चल रही है, लंबी सुनवाई के बाद जो सजा भी मिल रहा है तो बहुत कम लोगों को मिल रहा है। इससे लड़की वाला पक्ष जो है वह हतोत्साहित हो जाएगा। एक तो वो दहेज दे, उसकी बेटी उस सभी चीजों को झेले, जितनी भी क्रूरता हो सकता है उस समाज के द्वारा, उसकी हत्या कर दी जाए, फिर वो परिवार केस लड़े लंबे समय तक। आप जानते हैं भारत में जो वकालत की जो पेशा है उसमें बहुत ज्यादा खर्च लगता है कोर्ट कचहरी में, वह खर्च भी वही वहन करे, और उसके बाद भी उसके हक में फैसला जो आता है वह बेहद कम है, ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा है। इन सभी चीजों में क्या होता है कि जो कन्या पक्ष है वह टूट जाता है, और इसके देखा देखी अगला पक्ष जब अगले घटनाएं होती है तो वह उस मुद्दे को वहीं पे छोड़ देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो हमारी एक सामाजिक संरचना है जिसमें हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, वह जो है वह धूमिल हो जाता है, उस पर जो है एक तरह से कर सकते हैं कि पर्दा पड़ जाता है, और यह हमारे लिए किसी भी सभ्य समाज के लिए यह बहुत अच्छा नहीं रह जाता है। तो यह मामला केरल का था। दहेज क्या होता है यूं तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए दहेज और तोहफे में फर्क होता है। तोहफा
तोहफा जब आप किसी को देते हैं ना, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तोहफे के तौर पे दिया, तो तोहफा जब आप किसी को देते हैं तो उसके लिए आप उसे बाध्य नहीं करते हैं, वह उस व्यक्ति की चॉइस होती है कि वह आपको क्या देना चाहता है। लेकिन जब दहेज जैसी चीजें होती है तब आप डिमांड रखते हैं, आप पूरी लिस्ट बना करके देते हैं, आप प्राइस फिक्स करते हैं और दबाव डालते हैं कि यह मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंध विच्छेद हो सकता है या संबंध बनेगा ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति जब होती है ना, तो कन्या पक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका मकान, दुकान, घर, जमीन, जायदाद सब बिक जाता है और इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा पिसती रह जाती है। और इसका आप देखेंगे फाइनली अगर इन सब चीजों का परिणाम देखेंगे तो वह कहीं न कहीं इस रूप में सामने आता है कि बेटी जो है समाज के लिए, परिवार के लिए बोझ मान ली जाती है। और यह चीज अगर आप सेंसस पे नजर दौड़ाएं, क्योंकि अभी 2011 का सेंसस ही हमारे सामने है, 2021 में नहीं हो सका था, 2024 में शायद ये लोकसभा चुनाव के बाद फिर जनगणना होगा, जैसा कि गृह मंत्री बता चुके हैं। तो 2011 के हालात को अगर ही देखेंगे, इसकी जनगणना को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि महिलाओं का जो है संख्या पुरुषों के तुलना में वह काफी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर भी और कई राज्यों के स्तर पर भी देखेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा जैसे राज्यों में स्थिति और भी बहुत ज्यादा खराब है लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो। ठीक है, दहेज के कारण क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेना है। देखिए, एक कारण तो मोटा मोटी है कि पैसे की लालच हो। जहां भी किसी भी हाल से व्यक्ति में यह प्रवृत्ति होती है कि मेहनत किए बिना पैसा आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो, तो एक लालच है, एक स्वार्थ है। आप जरा सोचिए, अगर विवाह होता है, दो व्यक्ति के बीच संबंध बनते हैं तो उसमें पैसा कहां से आ जाता है। लेकिन दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो हमारे समाज में एक परंपरा के तौर पे चला आ रहा है लंबे समय से। आपने पुराणों में देखा होगा, वेदों में भी लोग बोलते रहते हैं कि शास्त्रों में इस चीज की चर्चा है, महापुराणों में चर्चा है कि जब फलाने की शादी हुई तो फलाने राजा ने अपनी बेटी को इतना तोहफा दिया, ये दिया, और इन सब चीजों का महिमा मंडन किया जाता है। इसको सामर्थ्य से जोड़ करके, कन्या पक्ष के सामर्थ्य से जोड़ करके देखा जाता है, उनकी हैसियत से जोड़ करके देखा जाता है, और साथ ही वर पक्ष का इससे जो है स्वाभिमान तय होता है कि अच्छा फलाने लड़के को ये चीजें मिला, इसका मतलब उसकी जो कीमत है या उसका जो मूल्य है या उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह अधिक है। जिसको अधिक दहेज मिला उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक अच्छी हो गई। तो यह जो सोच बनी हुई है समाज की, वह कहीं न कहीं दहेज जैसे मुद्दे को और भी आगे बढ़ा रहा है। रीति रिवाज और परंपराएं जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे बढ़कर के, इससे आगे निकलना होगा, तभी इन तरह की समस्याओं को समाधान में लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक समाज इसके लिए आगे नहीं आएगा, जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएंगे, और युवा वर्ग में लड़कियां जब तक आगे नहीं आएगी, तब तक कितने भी कानून बना लिए जाएं, इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। कई बार कुछ लोग तर्क देते हैं कि लड़कों को इसके लिए आगे आना चाहिए। लड़के आगे आ रहे हैं तभी तो दहेज ले रहे हैं, तो लड़कों को नहीं, लड़कियों को शिक्षित होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लड़की ने दहेज के वजह से बारात को मंडप से वापस कर दिया। ये अच्छी घटनाएं हैं मेरे नजर से देखें तो। ऐसी 150 घटनाएं हर बार जो है शादी का जो सीजन होता है ना, ऐसी कुछ घटनाएं होती रहनी चाहिए और अखबार में, सोशल मीडिया पे ऐसी घटनाएं आती रहनी चाहिए। तो क्या होगा कि वर पक्ष का थोड़ा सा मोरल डाउन होगा और दहेज लेने से वो बचेगा। यहाँ पर सामाजिक संरचना को अगर मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं, या यूं कहें कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह दुनिया जो है वह पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लिंग के आधार पर चीजें तय होती हो, लिंग के आधार पर वैल्यू डिसाइड होता हो, और वह लिंग जो है वह पुरुषों का श्रेष्ठ माना जाता है। यदि पुरुष आप हैं तो समाज में आपको गैर जरूरी प्रतिष्ठा मिल जाता है, आपको बेवजह के बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर समानता की जो बात हमारा संविधान कहता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है, संविधान का भाग 3, वह धूमिल हो जाता है, वह वास्तविकता में नहीं रह जाता है। तो सामाजिक संरचना को समझना होगा और वह पितृसत्तात्मक है। लड़कियों को परिवार का बोझ मान लिया जाता है। जब आप जन्म के समय ही देखेंगे, कई बार आप हॉस्पिटल वगैरह में जाए ना, वहां आप गौर से देखिएगा, अगर बेटा होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है और खूब सारे जो है तोहफे बांटे जाते हैं, वहां नर्स को दिया जाता है, वहां जो और भी कर्मचारी होते हैं अस्पताल में। लेकिन बेटी हो जाता है तो डॉक्टर भी जो है बड़े मायूस होकर के कई बार बताते हैं कि आपको बेटी हुई है। या फिर अगर खुश करना है परिवार वालों को तो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे बेटी हुई, बोलेंगे लक्ष्मी आई है।
क्यों भाई, लक्ष्मी क्यों आई है, दुर्गा सरस्वती भी तो आई है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा करके समाज भी बोल रहा होता है, डॉक्टर भी बोल रहा होता है, हॉस्पिटल भी बोल रहा होता है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब सोचिए, बेटी होना उस वक्त से ही बोझ मान लिया जाता है, ठीक है। क्यों बोझ मान लिया जाता है? क्योंकि उसका फाइनल परिणाम आगे चल के पता होता है कि अगर बेटी हुई है तो यह बोझ बनेगी, बोझ बनेगी इसीलिए कि इसके विवाह में मुझे बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और जिसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। तो ये सोच जो है यहां से बना हुआ है। यदि इस सिस्टम को ही खत्म करें, इसको लेकर के लड़कियां आ गया है, परिवार समाज आ गया है, तो यह जो बोझ है इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है या इसकी परिकल्पना पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। तो जब विवाह होता है लड़कियों का ना, तो एक पक्ष मानता है कि मैंने अपना बोझ जो है अब ट्रांसफर कर दिया है दूसरे वाले पक्ष को, और यही माइंडसेट जो है वर पक्ष का रहता है कि आपके बोझ को अब हम झेलेंगे, आपके बोझ को हम ले रहे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी को, इसीलिए आप हमें पैसा दीजिए, ठीक है, इसीलिए आप हमें संसाधन दीजिए। तो ये जो माइंडसेट आ रहा है यह कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए समस्या का कारण बन रहा है। इसके अलावा एक और बात है, अनुचित व्यवहार का डर। अब अनुचित व्यवहार का डर का कहने का क्या तात्पर्य हुआ? एक मन में बात बैठ जाती है कि यदि हम अपने बेटी को तोहफे दें, अधिक दहेज दें और संसाधन कुछ उसको रिसोर्सेज दे करके भेजें, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बिछावन हो गया, बहुत सारी चीजें आजकल आने लग गई है, जो भी मतलब डिमांड हो लड़कों वालों का, ये सब देते हैं ना, तो ससुराल में जाकर के उसका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। ससुराल वाले उसको अधिक वैल्यू देते हैं, चाहे उसकी सास हो, ननद हो। आप एकता कपूर के सीरियल तो देखते होंगे, मतलब हो सकता है आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप ना देखते होंगे, लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखिएगा इन चीजों को, सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए कि घर परिवार कैसे काम करता है, इन चीजों को भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनते हैं, आप कलेक्टर बन जाएंगे, तो ये सारे मुद्दे आपके समक्ष आएंगे, तो आपको इनका समाधान भी करना पड़ेगा, और जब समाधान करेंगे तो बिंदु बिंदु विचार करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा, मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि ये समस्याएं हो क्यों रही है, क्योंकि उस समस्या को जब तक नहीं समझेंगे समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको मैंने कहा कि कुछ सीरियल ऐसे देखिएगा, आप उसमें समझ पाएंगे कि जो भी बहू अधिक दहेज लेकर के आती है, परिवार में उसका सम्मान अधिक बढ़ जाता है, सास भी उसको अधिक वैल्यू देती है, ननद भी अधिक वैल्यू देता है, ठीक है, वो अचानक से समझदार मानी जाती है, उसकी सभी बात परिवार में, सभी लोग जो है उसकी बात परिवार में मानते हैं। और जो लोग नहीं दहेज लेके आते हैं, यानी कि जो लड़की, जो बहू घर में दहेज लेके नहीं आती, उसको सभी ताने मारते हैं, उसको तरह तरह से सताते हैं या उससे ज्यादा काम करवाते हैं। कई फिल्मों में भी आपने ये सब देखा होगा। तो ये जो अनुचित व्यवहार का डर है, ये कन्या पक्ष को बना रहता है कि मेरी बेटी के साथ ससुराल में दुर्व्यवहार ना हो। इस वजह से वो क्या करता है, जितनी भी उसकी हैसियत होती है, उस हैसियत से बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके वह देने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में कई तरह की समस्याएं हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि यदि हम ये सब चीजें देते हैं तो बेटी के लिए यह हम सुरक्षा दे रहे हैं। जरा सोचिए, मन में क्या होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ वो जा रही है, जिस लड़के के साथ वो अपना परिवार बनाने जा रही है, वह लड़का इतना योग्य हो कि उसके साथ जाने पे सहजता महसूस हो। लेकिन लड़की के जाने के साथ सामान, दहेज साथ में जाता है, कैश साथ में जाता है, तो सुरक्षा महसूस होती है। तो जाहिर सी बात है, संबंध मधुर नहीं रह गया। इसमें संबंध जो है उसका कहीं न कहीं व्यापार किया जा रहा है। सामाजिक दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। सामाजिक दबाव कहने का तात्पर्य है कि कई बार दहेज लेना और देना जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको शुरुआत में भी, कि सामाजिक प्रतिष्ठा का ये जुड़ा हुआ मसला है कि फलाने ने अपने बेटी को इतना तिलक दिया, इतना दहेज दिया, अरे फलाने ने BMW दे दिया, मर्सिडीज दिया, ऑडी दे दिया। और दूसरा पक्ष को भी जुड़ता है कि इसके ससुराल से तो ऑडी मिला, इसके ससुराल से तो BMW मिला। तो ये दोनों तरफ जो है प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। कई बार क्या होता है, लोग और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे। अगर आप गांव में गए होंगे तो आपको ये देखने को, सुनने को मिला होगा कि किसी ने मान लीजिए 25 लाख दहेज दिया है, ठीक है, तो वो और इसमें 10 लाख ऐड कर देता है कि फलाने जो शादी मेरी बेटी की हुई थी, मैंने 35 लाख दहेज दिया था। वो और ऐड करके बोलता है, क्योंकि उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, उससे उसके वो सोचता है कन्या पक्ष कि मेरा जो दामाद है ना, उसका वैल्यू बढ़ गया, यानी कि दामाद की कीमत 25 लाख नहीं, 10 लाख और बढ़ा दिए तो दामाद जो है 35 लाख वाला आया। यानी कि इसकी जो है कीमत तय हो रही होती है। और यह भी बुरा नहीं मानता है वर पक्ष भी, इसको भी अच्छा लग रहा होता है कि मेरी कीमत ज्यादा है, समाज में मेरी हैसियत ज्यादा है, या मैं ज्यादा योग्य हूं,
इस बात से तय होता है कि किसको कितना अधिक दहेज मिला। तो इस तरह की सोच, इस तरह की माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। और जाहिर सी बात देखिए, इस तरह के माइंडसेट कभी भी बीते हुए पीढ़ी से नहीं बदलता है। समाज जो है हमारा, वो अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है। तो आने वाली जो पीढ़ी है या हम लोग की जो पीढ़ी है, वहां बदलाव हो सकता है। तो अच्छे से पढ़िए लिखिए और सिर्फ कागजों पे ना पढ़िए, बल्कि इसको व्यवहार रूप में भी लाना है। शिक्षा और जागरूकता की भी कमी है। शिक्षा और जागरूकता दो अलग अलग बातें हैं, दोनों बातों की कमी यहां पर मैंने आपको बताया। शिक्षा कहने का तात्पर्य है कि लड़कियां यदि पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो वह निश्चित तौर पर इन चीजों से अपने परिवार को एक, जैसे मैंने कहा कि बोझ नजर आती है, तो वह बोझ नहीं बनेगी, वह खुद स्वावलंबी बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। शिक्षा हासिल करके वह खुद नौकरी कर रही होगी, तो ऐसे लड़के के साथ वह नहीं जाना चाहेगी जो उसके साथ संबंध में रहने के लिए दहेज का डिमांड करे। जागरूकता की कमी दो बातों पर है। एक तो जागरूकता की कमी की जब हम चर्चा करेंगे तो सामाजिक आधार की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा, समाज का माइंडसेट है तो उसको बदलने की जरूरत है। दूसरा, जब हम बात करेंगे तो रूल रेगुलेशन की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या कानून है। कोई पक्ष आपको परेशान कर रहा है तो आपके पास क्या अधिकार हैं, उस अधिकार का इस्तेमाल भी हमें नहीं करने आता है। तो दोनों ही स्थिति में हमें समझदार होना पड़ेगा। अब देखिए, दहेज समस्या के समाधान के सामाजिक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या क्या होने चाहिए, इन चीजों पर बात कर लेते हैं। कारण को हमने देख लिया, जितने कारण मैंने बताए हैं, निश्चित तौर पर इससे बहुत ज्यादा और कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है। इसलिए हर समाज की जो परिस्थिति है, हर व्यक्ति की जो परिस्थिति है, हर संबंध की जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से ये चीजें बदलती चली जाएगी। लेकिन मोटा मोटी जो है पक्ष यही रहने वाला है। तो इसको देखते हैं कि समस्या जो है, इसके समाधान के सामाजिक प्रयास क्या हो सकते हैं। पहला प्रयास हम सामाजिक देखेंगे, ठीक है, फिर कानूनी प्रयास की तरफ चलेंगे। लड़कों और लड़कियों की शिक्षा पर समान रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप देखते होंगे तो अगर परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है, तो कई बार आप देखते होंगे कि बेटा जो है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, फॉरेन में जा रहा है, और बेटी जो है वह नजदीकी किसी स्कूल कॉलेज में उसको पढ़ाया जा रहा है। एक तो उसकी सुरक्षा की भावना लोग लेकर के चलते हैं कि बेटी है तो उसको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, दिल्ली नहीं भेजेंगे, दिल्ली बहुत अनसेफ जगह है। एक चीजें तो ये माइंडसेट रहता है। दूसरा रहता है कि बेटी को पढ़ा के करेंगे क्या, इसको अधिक पढ़ाया तो एक पक्ष तो यह है कि अधिक पढ़ाया तो इसके लिए योग्य लड़का नहीं मिलेगा, फिर इतना पढ़ा लिखा लड़का कहां से ढूंढेंगे, है ना। लड़की पढ़ ली और लड़की पढ़ करके मान लीजिए ऑफिसर बन गई, तो फिर आप भाई ऑफिसर लेवल का लड़का ढूंढो, है ना। अब क्लर्क वाला लड़का नहीं चलेगा उसके लिए। तो एक समस्या माइंड से दिमाग में ये बना हुआ है। ये नहीं सोचते हैं कि लड़की खुद से भी ऑफिसर ढूंढ लेगी, लेकिन वही है कि खुद से कैसे ढूंढ सकती है। भाई ये काम तो परिवार का है, हम ढूंढ के देंगे, तुम खुद से कैसे अपने जीवन साथी का चयन कर लेती हो, ये भी थोड़ा समस्या है। तो अगर इस चीज को भी अगर करें ना, तो दहेज की मामला थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन केरल वाले मामले में देखिए, लड़की पढ़ी हुई लिखी है, डॉक्टर है, लड़का ने ही प्रपोज किया, लव मैरिज है, परिवार मान गया, लेकिन दहेज वाला मुद्दा आ गया। तो वहां भी मतलब लव मैरिज में भी दहेज जो है वो मुद्दा बन के आ रहा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक मामला यह होता है कि लड़की अगर पढ़ती लिखती भी है तो रिश्ते की बात उस लेवल पे करना पड़ेगा। दूसरा एक माइंडसेट यह है कि इनकी पढ़ाई में अगर आप ज्यादा खर्च कर दोगे तो इसको दहेज भी तो आगे दे करके देना है, तो पढ़ाई में ही ज्यादा खर्च कर दिए, फिर दहेज में भी खर्च करना पड़ेगा। इतना पैसा कहां से आएगा? और इतना पढ़ लिख करके ये सब करके ये जाएगी तो दूसरे घर। बेटा पढ़ेगा तो ये कमा करके घर में देगा, अपने ही घर में। ये पढ़ेगी तो कमा करके देगी ससुराल में। तो ये सारे जो माइंडसेट है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही संतान में विभेद करने लग जाता है। बेटा और बेटी में ना चाहते हुए भी भेदभाव हो जाता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे, अपने बेटी को कहते होंगे, अरे ये मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो जैसा ही आपने ये लाइन कह दिया ना, ये मेरा बेटा है, आपका माइंडसेट भेदभाव करने का है। क्योंकि आप बेटी को बेटी ही स्वीकार कीजिए, बेटी ही सर्वोत्तम है, ठीक है, उसको बेटा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें जो है सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पर, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके बाद लड़कियों को परिवार पर बोझ ना समझना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। और जाहिर सी बात है, जब आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका है शिक्षित कर दीजिए, ठीक है। कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उससे पिएगा वो दहाड़ेगा ही। तो लड़कियों को शिक्षित कर दीजिए, वो बाकी सारे अधिकार जो है धीरे धीरे आपसे ले लेगी। और यदि आप नहीं देंगे, आप कहने का मतलब समाज है या कानून है, सरकार है, तो वह नहीं अधिकार देंगे तो वो फिर छीन के ले लेगी, ठीक है। समय के साथ समाज बदल रहा है। दहेज उत्पीड़न के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रयास करना है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि इन चीजों से हमें बाहर निकलने की
आवश्यकता है। स्कूल कॉलेज में खास करके ये जो टीनेज का जो मामला होता है ना स्कूल कॉलेज का, वहां पे जो दिमाग में चला जाता है वो बातें ताउम्र चलती है, लंबी समय तक आपके माइंडसेट बन जाता है उसको लेकर के। तो स्कूल कॉलेज में खास करके लड़कों को ये समझाने की जरूरत है कि आप इस चीज को समझिए, आप मतलब कोई वस्तु नहीं है कि आप बिकेंगे। और लड़कियों को भी ये समझाने की जरूरत है कि आप इसको लेकर के स्टैंड लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए लिखिए और इस बात को आप स्टैंड लीजिए कि आगे चल करके आप कोशिश करें कि जब भी आपका विवाह हो, आप किसी के साथ संबंध में जाए, तो आपके परिवार वालों को आपके विवाह में दहेज देने की आवश्यकता ना पड़े। आप इतने आत्मनिर्भर बने कि आप मना कर सके वैसे लड़कों को रिश्ता के लिए जो आपको दहेज की डिमांड करता है। तो वहां पर शुरू से ही स्कूलिंग में ही इसको लाने की जरूरत है। दहेज लेने और देने वालों को सामाजिक बहिष्कार करना बेहद आवश्यक है। कुछ समाज में ये हो भी रहा है और कुछ समाज में जहां इस तरह की बातें हुई है वहां बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि कई बार आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि लड़की लड़के वाले गए हैं, लड़की पूरी प्लानिंग करके है कि ठीक है मंडप तक तो आओ क्योंकि हमारे पिताजी को तुमने बहुत परेशान किया है दहेज लेने के लिए, गाड़ी और सोने का चेन, पता नहीं क्या जमीन जायदाद ये सब लेने के लिए। तो पूरी प्लानिंग करके रहती है और मंडप तक बारात को आने देती है, लड़के को भी मंडप में आने देती है और जैसे ही शादी का वक्त आता है वो मना कर देती है कि इस लड़के से हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि जब आपने दहेज का डिमांड किया था तो मेरे पिता को आपने बेइज्जत किया था, हमें बेइज्जत की थी, अब हमारी बारी है। तो जब मंडप से बारात वापस हो जाता है ना, फिर उस लड़के की जल्दी शादी भी नहीं होती है। तो एक अलग तरह का ये सामाजिक मुद्दा बन जाता है। तो समय के साथ इन सब चीजों को करने की आवश्यकता है। मतलब मैं ये लड़कियों को नहीं कह रहा हूं कि आप मंडप से बारात वापस कीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि सामाजिक बहिष्कार की आवश्यकता है। जिस भी समाज में दहेज लेने और दहेज देने वालों का महिमा मंडन होगा, वहां कितना भी कानून बना लीजिए, सरकार कितनी भी शक्ति दिखा ले, ये सामाजिक कुरीतियां समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियां हैं तो इसका समाधान भी समाज को ही ढूंढना पड़ेगा, कानून सहायता कर सकती है आपका। इसीलिए सामाजिक बहिष्कार जो है इस तरह के लोगों का, इस तरह के परिवारों का होना बेहद जरूरी है। अब सामाजिक प्रयास हमने देख लिए, अब हम देखते हैं कानून के स्तर पर सरकार क्या प्रयास कर रही है। सरकार जब भी प्रयास करेगी तो सरकार क्या करेगी, लॉ लाएगी, इसके लिए नियम कानून बनाएगी। तो भारत में दहेज से संबंधित कानून क्या है? दहेज से संबंधित कानून कहने का तात्पर्य है कि दहेज रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में यदि किसी लड़की की विवाह, देखिए 2-3 बातें लिखा गया है, तो आपको मैंने कहा था कि कुछ कानून की हम चर्चा करेंगे। जब आप इस मुद्दे पर आंसर राइटिंग करें तो इन चीजों की चर्चा करें, तो आपका आंसर जो होगा हेल्दी हो जाएगा, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में कुछ बातें हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, एक लड़की है उसका विवाह हुआ है और विवाह के मान लीजिए 7 साल के भीतर, 5 साल में ही असामान्य परिस्थिति में यह देख करके लगे, ये समझ करके लगे कि इस लड़की की मौत जो हुई है वह संदिग्ध अवस्था में हुई है और ऐसा साबित भी हो जाता है जांच में, मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, यह साबित हो गया, तो लड़की के जो पति है या उसके जो रिश्तेदार हैं, पति के रिश्तेदार, उसको कम से कम 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह कानून इसका प्रावधान करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, यह बहुत महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में बना रहता है। विवाहित महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित, क्योंकि घरेलू हिंसा का सीधा संबंध दहेज से चला जाता है। आप 100 में से देखेंगे 80-85% जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका मुद्दा दहेज होता है। दहेज के लिए ही बेटियों को, बहुओं को लोग प्रताड़ित करते हैं, लड़कियों को। तो ये जो है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, ये कानून काफी चर्चा में रहता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका जहां भी इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा को लेकर के बात आए, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के बात आए, तो इस लॉ को आप जरूर लिखिए आंसर में, आंसर आपका अच्छा हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B क्या कहता है कि यदि किसी महिला की मृत्यु दहेज की मांग को लेकर के हो जाती है, मृत्यु से ठीक पहले किसी व्यक्ति द्वारा उसे उत्पीड़ित किया जाता है, क्रूरता का शिकार बनाया जाता है, तो अदालत उस व्यक्ति को मौत का जिम्मेदार भी मान लेती है। इस हालत में क्या होगा, उसको सजा सुनाया जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो कि सबसे महत्वपूर्ण कानून है इससे संबंधित, इसको जरूर आप नोट कीजिए। और जहां भी दहेज का कहीं भी चर्चा आए आंसर राइटिंग में, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, कोई केस स्टडी आ जाए एथिक्स में, चाहे आपको सोशल इश्यूज को बात कर रहे हो, कहीं भी ये मुद्दा आए दहेज से संबंधित, तो आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम
जो है 1961, इसकी चर्चा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें क्या कहा गया है? दहेज लेना। शब्दों पर गौर कीजिएगा। दहेज लेना यानी कि कोई व्यक्ति दहेज लेता है। दहेज देना, कोई व्यक्ति देता भी है तब भी, कन्या पक्ष भी, और इसके लेन देन में सहयोग भी जो अगर कोई करता है, कोई थर्ड पार्टी भी है, बिचौलिया है, ठीक है, वह सहयोग भी करता है, तो सब पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने तक का प्रावधान हो सकता है। इस बात की जो है यह कानून प्रावधान करता है। अब भारत में जरा देखते हैं कि दहेज से हत्याएं कितनी हो रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 19 हत्या जो है पर डे हो रहा है दहेज के मामले से संबंधित महिलाओं की, और अगर साल भर का आंकड़ा निकालें तो 7,000 हत्याएं दहेज को लेकर के पूरे साल भर में महिलाओं का हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसे समझने की जरूरत है। तो हम ऐसा करते हैं कि भारत में तो इतने सारे राज्य हैं, 5 स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि टॉप पे 5 स्टेट कौन सा है। और ये टॉप पे होना यहाँ बहुत फक्र की बात नहीं है, बहुत शर्मिंदगी की बात है जो टॉप 5 स्टेट हैं, या किसी भी स्टेट में एक भी घटना हो तब भी। लेकिन टॉप 5 के राज्यों में देखिए कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर दहेज को लेकर के हत्याएं हो रही है लड़कियों की, वह देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहां पर टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश, और इसमें क्या हुआ है, दहेज के लिए 2138 महिलाओं की हत्या की गई है। दूसरे नंबर पर बिहार है। ये यूपी और बिहार हमेशा साथ रहते हैं हर मामले में, जहां अच्छा होगा वहां भी ये साथ रहेंगे, जहां बुरा होगा वहां भी साथ रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करने के लिए, अगर आप कभी आंसर वगैरह लिखना हो ना तो आपको आसानी होगा कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। तो बिहार में क्या हुआ है, 1057 महिलाओं की हत्या की गई है दहेज को लेकर के। मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पे है, दहेज के लिए 518 महिलाओं की हत्या। राजस्थान जो है चौथे नंबर पर 451 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या। दिल्ली जो है 5वें नंबर पर 131 महिलाओं के लिए को दहेज के लिए हत्या किया गया है। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, कहते हैं दिल्ली जो है दिल वालों की है, लेकिन इन दिल वालों की दिल्ली में देखिए कि इनमें लड़कियों के, विवाहित महिलाओं के लिए जगह नहीं है। दहेज के लिए हत्याएं लगातार यहां पर हो रही है। एक चीज जरा गौर करके आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिहाज से सोचना है, बिटवीन द लाइन स्टडी करना है। जरा देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये टॉप 5 के जो स्टेट हैं वह भारत के उत्तरी राज्य हैं, और ज्यादातर राज्य इसमें देखेंगे हिंदी भाषी राज्य हैं। और इन अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखेंगे तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली को थोड़ा सा साइड कर दें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, तो यहाँ इंडस्ट्री है, तो इस वजह से इसकी स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो ये सभी भारत के पिछड़े हुए राज्य हैं, ठीक है। इसके तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। शिक्षा के लिहाज से भी ये सारे राज्य जो हैं, अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी बाकी राज्यों की तुलना में ये पिछड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, यदि आप इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एजुकेशन पे काम करेंगे ना, ये सारा मसला जो है अपने आप धीरे धीरे एक दिन में सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। यह कोई तकनीक नहीं है कि आपने एक ऐप डाउनलोड किया और तुरंत सा फीचर चेंज हो गया। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो लंबे समय के साथ आता है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे इन सभी राज्यों में जो लैंगिक समानता की बात की गई है वो भी कम है। महिलाओं की संख्या जो है पर 1000 पुरुषों पर कम है। यहाँ पर शिक्षा का दर भी यहाँ पर कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, उत्तर भारत के ही सारे राज्य हैं, तो एक समानता कुछ मिला करके देखा जा रहा है। तो शिक्षा पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा, यहाँ पर जागरूकता पर काम करना पड़ेगा, बच्चियों को समझाना पड़ेगा, बच्चियों को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उस पर काम करना पड़ेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना सिर्फ नारा बन के ना रह जाए, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, क्योंकि आप लोग बेहतर जवाब देते हैं। मुझे इसका हमेशा से मैं देखते रहता हूं कि आपका जवाब बहुत बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज के मुद्दों से संबंधित है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498A, भारतीय संविधान की धारा 498A, भारतीय दंड संहिता की धारा 490।
तो विकल्प आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा, है ना? शादी में जो होता है, दुल्हन होती है, उसकी सहेलियाँ जो होती है, सब एक ही जैसे दिखती है। तो विकल्प ऐसा ही दिख रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से शब्दों पर गौर कीजिएगा, आप इसे समझ पाएँगे कौन-सा विकल्प होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे, सही विकल्प का चयन करके जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखते आए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। एक बात जो मैंने पहले भी कहा था कि दहेज को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें हैं, बहुत लोग तो इसको सही भी मानते हैं, ठीक है? तो आप क्या सोचते हैं दहेज को लेकर के, ठीक है? वह अपना विचार आप ज़रूर दें कि दहेज लेना कितना सही है। सही है तो क्यों है? गलत है तो क्यों है? दोनों पक्ष अपने तर्क के साथ आप ज़रूर रखिए। यदि आप लड़की हैं, फिर तो आपके लिए अपनी बात रखना और भी लाज़मी हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ज़रूर लिखिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। इसके अलावा आप देखिए, यह मुद्दा जो है सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, जो बड़े लोग हैं, अभिभावक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, नीति निर्माता हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो आप अपने विचार ज़रूर दीजिए और आप इससे समझिए भी कि समय के साथ इन सब चीज़ों को टाल देने की, नज़रअंदाज कर देने की और बिल्कुल समाप्त कर देने की आवश्यकता है। खास करके उन कुँवारे लड़कों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है, आगे निकट भविष्य में विवाह करने वाले हैं, विवाह योग्य हो गए हैं जो भी, तो कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं पूरी तरह से कोशिश कीजिए और दहेज ना लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।